हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी स्टूडेंट्स का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में आज की वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले 23 अगस्त 2021 की शिफ्ट 3 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए सीजीएल 2020 के एग्जाम में, सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। डेली 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको प्रैक्टिस सेशन में करा रहा हूं, ताकि आपकी सीजीएल 2021, सीएचएसएल 2021, सीपीओ 2021 और इसके साथ साथ एमटीएस स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, जीडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मतलब इन सभी की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट जीसीएस पैटर्न में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। मैं प्रतीक सेठी, मेरा सीजीएल प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था मेन मैथ्स में, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथमेटिक्स में। और अभी तक जो भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको अभी तक सीपीओ 2020, सीपीओ 2019, सीजीएल 2019 के क्वेश्चन करा चुका हूं। सीजीएल 2020 की लगभग 4 वीडियोस बची हैं, ठीक है। आज की वीडियो और इसके बाद 3 वीडियोस और बची हैं, तो इसके बाद आपके सीजीएल 2020 के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इससे पहले जो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं 16 वीडियोस, वो अभी आपको आई बटन पर दिख जाएंगी। और इसके बाद सीएचएसएल 2020 और सीएचएसएल 2019 के हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नया पहली बार वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर देना। और इससे पहले मैं जो चैप्टर करा चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूं, वो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये सारे लिंक जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। और कमीशन की तरफ से जो भी हमें वैकेंसी की डिटेल, जो भी कमीशन, चाहे आईबीपीएस है चाहे एसएससी है, जो भी कमीशन की तरफ से जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की आपके पास नोटिफिकेशन आती है, वैकेंसी हो, रिजल्ट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, सारी टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप दोनों जगह ज्वाइन कर लें। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि फ्री मैथमेटिक्स कोर्स मैं आपको कराऊंगा। अरिथमेटिक मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा 31 मार्च तक। और प्रैक्टिस सेशन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, वो तो चलते ही रहेंगे जब तक क्वेश्चंस आते रहेंगे, जब तक एग्जाम कंडक्ट होते रहेंगे। किसी को कोई इंक्वायरी हो, ईमेल आईडी है, व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कर सकते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आप लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि आपका ट्राई करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपको हर हालत में 2 नंबर स्कोर करने हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मेरे को आंसर मेंशन कर देना अगर आपका निकल जाए तो। वैसे इसका आंसर 9/16 है इसका आंसर, तो अगर आपका आ जाए ठीक, नहीं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन करने में मुझे इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, और ये इतने आसान क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे देखा कि अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये क्या लिखा है, 9a² 9b²। ये जस्ट मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूं आपको। इसके बाद तो आपके लिए ये चीज ऐसी हो जाएगी, मतलब ये क्वेश्चन मैं सिर्फ आधे स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। आपने देखा ये क्या है, ये 3a का होल स्क्वायर है, ये 3b का होल स्क्वायर है, ये c का स्क्वायर है, और यहाँ पे 20 आपने लिखा। और यहाँ पे मेरे को, मतलब मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या करते हैं, बाहर 2 रखते हैं। 2 के बाद जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि यार a के साथ अभी क्या है 3, मतलब a का कोफिशिएंट स्क्वायर के अंदर a का कोफिशिएंट, आपने देखा स्क्वायर वाली टर्म में a का कोफिशिएंट क्या है 3 ब्रैकेट के अंदर। आपने देखा b का कोफिशिएंट क्या है 3। अगर ये दोनों कोफिशिएंट 1 1 1 होते, मतलब a का कोफिशिएंट 1, b का 1, c का 1, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत सिंपल था। मेरे को पता चल जाता क्या a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 12 हो जाती। पर इस क्वेश्चन में हल्का सा स्लाइड चेंज है। पहली बात तो सारे लोग ये देख के बात समझ गए क्या कि c की वैल्यू तो 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि c स्क्वायर की टर्म है और c की कोई टर्म है ही नहीं। मतलब जो c एक सिंगल वेरिएबल होगा जिसकी पावर 1 है, उसकी तो कोई टर्म है ही नहीं, मतलब c की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। अब आप a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपने देखा ये 3a है ना, आप इसको 6a में से पहले तो 3a अलग करें। आपने 3a अलग करा तो आपने देखा क्या बचा 2। आपने देखा यहाँ 3b है तो 3b आपने अलग किया तो बचा क्या 4। आपने देखा कि ये जो 3a है इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, 3a की वैल्यू अब 2 आ जाएगी, और 3b की वैल्यू जो है वो 4 आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन इतना आसान है, a की वैल्यू 2/3 आ गई, b की वैल्यू 4/3 आ गई, और c की वैल्यू 0 है। अब आपके लिए बताओ क्वेश्चन कितना को मुश्किल रहेगा? इतना आसान क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और c की वैल्यू तो 0 ही है, तो उसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आपने देखा ये आ गया 4 और 12, 4 + 12 कितना होगा 16, 4। दिस वन इज द करेक्ट आंसर।
अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत टाइम के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज देखी क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वन दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा वन दिया हुआ है, साइन अल्फा और साइन बीटा की साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दिया हुआ है। आप एक काम करें, आप लिखें क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू वन है, चलो ठीक है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू वन है। ये चीज तभी पॉसिबल है कब, ये चीज ओनली एंड ओनली तभी पॉसिबल है जब मैं यहां पे अल्फा की एक वैल्यू मान लूं और बीटा की एक वैल्यू मान लूं। क्या वैल्यू, आपने क्या किया, आपने क्या देखा यहां पे कि अल्फा की वैल्यू अगर मैंने 0 डिग्री मान ली, बीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री मान ली, अल्फा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री मान ली, बीटा की वैल्यू मैंने 90 डिग्री मान ली, और तो कोई वैल्यू यहां पर पॉसिबल हो ही नहीं सकती। कैसे, अगर मान लो आप अल्फा की वैल्यू कहते हैं कि सर मैं ना बड़ा चालाक हूं और मैं बहुत अच्छे से कर देता हूं ये सारी चीजें, मैं हाफ हाफ को जोड़ के वन बना सकता था। भाई तू हाफ हाफ को जोड़ के वन बनाता, अगर हाफ आता, साइन अल्फा की वैल्यू हाफ, तो अल्फा की वैल्यू यहां से 30 होती और बीटा की वैल्यू भी 30 हो जाती। पर जब आप यहां पे अल्फा की वैल्यू 30 रखते तो यहां पे कितना आता, √3/2, और यहां पे रखते तब कितना आता, √3/2, दोनों जोड़ के √3 आता, विच इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब अल्फा की वैल्यू 30 और बीटा की वैल्यू 30 रखनी पॉसिबल ही नहीं है, ना 60 रखनी पॉसिबल है। तो आपने यहां से देखा कि अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 90 मान लूं, आपने रखा 0, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो आपने देखा 0 + 1 0, 0 + 1 1 हो गया। फिर आपने देखा cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, 1 + 0 कितना हो गया 1 हो गया। मतलब मेरी वैल्यू जो है अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री बिल्कुल सही है, या फिर आप अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री बीटा की वैल्यू 0 रख सकते थे। ठीक है, अब दोनों चीजों से आंसर सिमिलर है, तो आपने क्या देखा कि साइन 0 जो कि 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, 1 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को पता है मैं पहले भी बहुत करा चुका हूं ये क्वेश्चन। आपने क्या किया, 2x + y को a माना, तो यहाँ पे क्या लिखा है a3, x - 3y को आपने b3 मान लिया, x - 2y को आपने b मान लिया, तो यहाँ पे b3 आ गया। अब a3 - b3 क्या होता है, a3 - b3 होता है a - b, और फिर आप इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करें, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप करेंगे ना a - b a² + b² + ab, इसमें आपका 2 स्टेप फालतू आएंगे, तो आप मेरी मानना है तो आप इस वाले से करें। ठीक है, आपने देखा a - b की वैल्यू क्या होगी, आपने देखा a की वैल्यू कितनी है 2x + y, b की वैल्यू कितनी है x - 2y। ठीक है, तो पहले तो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं। इसको मैंने सॉल्व किया तो आपने देखा x + 3y, जो कि आपका क्वेश्चन में भी गिवन था, तो इसमें आपका एक स्टेप बच सकता है, आप सीधा x + 2y लिख दें। और फिर क्या करें, आपको पता है a - b की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई, x + 3y, तो a - b का होल स्क्वायर और 3a कितना इतना, b कितना इतना। ठीक है, अब आपने देखा ये क्या लिखा है x + 3y, तो बाहर ही रहने दो। अंदर क्या हो गया, अंदर हो गया x² + 9y² + 6xy हो गया अंदर। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा सॉल्व करके, आपने देखा 3 कॉमन, 2x² - 2y² और -4xy + xy। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपने देखा x + 3y हो गया। अब x² और यहाँ पे 6x² हो जाएगा, तो 7x² हो गया टोटल। ठीक है, 9y² - 6y², तो ये कितना हो जाएगा 3y², और आपने देखा कि -3xy - 3xy × 3 -9xy + 6xy कितना हो जाएगा, -3xy हो जाएगा यहाँ पे, -3xy। ठीक है, अब रिलेट कर लो इस वाली इक्वेशन से, तो आपने देखा a की वैल्यू 7 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3, तो 7 + 3 = कितना हो जाएगा 10, विच इज योर करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन ये पिछली से पिछली शिफ्ट में आ चुका है क्वेश्चन, शायद पिछली में ही था, पिछली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से करना, हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाया था, आपको पता ही होगा।
ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली से पिछली शिफ्ट में आ चुका है। कैसे आपको बोला गया क्या कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आपकी बार उसने सीधा बोल दिया क्या कि भैया ABCD ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपने मान लिया। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ठीक है। A जो है x डिग्री है, C जो है 2x डिग्री है, B जो है 5y है और D जो है y है। अब आपको पता है आमने सामने वाले का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री के, पहले भी करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। 6y की वैल्यू 180 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, y की वैल्यू आपके पास आ गई 30 डिग्री। और ऐसे ही आमने सामने वाले का जोड़ कितना होगा 180 के इक्वल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो आपने देखा कि x + 2x 180 डिग्री, तो 3x 180, तो x की वैल्यू कितनी होगी 60। अब x 60 आ गया और y कितना है 30, तो आपने देखा कि 150 डिग्री आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। आपको बोला है क्या, डीलर ने कुछ टॉयज खरीदे 1800 रुपए के, तो आपने मान लिया कि यार उसने ना 100 टॉयज खरीदे, ठीक है। आपने मान लिया कि 100 टॉयज खरीदे, तो आपने लेट कर लिए चीज के टोटल टॉयज जो थे ना वो 100 थे, ठीक है। कितने खरीदे 1800 के खरीदे, तो आपने देखा कि 1800 के खरीदे 100 टॉयज, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। आपने देखा कि 100 टॉयज अगर 1800 के खरीदे हैं तो एक टॉय की कॉस्ट उसको 18 रुपए पड़ेगी, ठीक है। लेट कर ली हमने ये चीज। आपने देखा ही सोल्ड 40% ऑफ दीज एट अ लॉस ऑफ 15%। आपने देखा कि इसका 40% कितना हो जाएगा, आपको पता है 100 का 40% हो जाएगा 40। अब 40 टॉयज उसको कितने के पड़े, आपने देखा 40 का उसको कॉस्ट प्राइस क्या पड़ा होगा, 40 टॉयज है और एक टॉय का कॉस्ट प्राइस कितना 18, तो 40 टॉयज का कितना हो गया 720, ठीक है। अब ये आ गया कॉस्ट प्राइस, मतलब 40% जो टॉयज थे, जो कि 40 जिनका नंबर कितना आ गया 40 टॉयज जो थे वो उसने 720 में खरीदे और 15% लॉस पे बेच दिए, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 40 टॉयज का। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस इनटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज बाय 100, ठीक है। तो आपने देखा ये कितना आ गया 85 और ये कितना आ गया 100, तो 17/20 और ये कितने पे गया 36 पे गया। 36 × 17 कितना होगा 102 और यहाँ पे 51, तो 61, यहाँ पे 612 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो सेलिंग प्राइस आपका आया, मतलब 40% जो उसने टॉयज बेचे 15% नुकसान पे, तो उसका जो सेलिंग प्राइस आपके पास कितना आ गया 612 रुपये। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि रिमेनिंग टॉयज, आपने देखा कि रिमेनिंग बचे कितने 60 टॉयज बचे, 100 में से 40 टॉयज हो गए तो रिमेनिंग कितने बचे 60 टॉयज। रिमेनिंग टॉयज का 33:1/3%, तो आपको पता ही है होता कितना है 1/3, तो 60 टॉयज का 1/3 पार्ट जो कि कितना हो जाएगा 20 टॉयज, ये इसने 20% प्रॉफिट पे बेचे। तो आपने देखा कि यार 20 टॉयज है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, पहली बात तो आपने देखा कि एक टॉय 18 का खरीदा उसने, तो 20 टॉयज कितने के खरीदे उसने 360 रुपए के। लिख देता हूं मैं अच्छे से ताकि आपको सॉल्यूशन में कंफ्यूजन ना आए। आपने देखा एक टॉय उसने खरीदा 18 का, तो 20 कितने के खरीदे 360 रुपए के। अब 360 आ गया कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। आपने देखा कि अब की बार वो 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट मतलब कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा वैल्यू पे बेच रहा है, तो 12 जा 144, 144 का अगर मैं 3 गुना करूँ तो कितना आ जाएगा आपके पास 432, ठीक है। तो आपने देखा कि जो पहले 40% टॉयज थे वो उसने 612 रुपए में बेचे, फिर जो बचे हुए टॉयज का रिमेनिंग टॉयज का 33:1/3%, मतलब 1/3 जो टॉयज थे जो कि 20 है, उनका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 432 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में बोला एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉयज। अब पहली बात तो रिमेनिंग टॉयज बच कितने गए, आपने देखा 40 टॉयज ये हो गए, 20 टॉयज ये, 100 टोटल थे, तो 100 में से 40 गया, 60 में से 20 गया, कितना रह गया 40 टॉयज बचे। कितने पे बेचे, अब वो इन 40 टॉयज को वो कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचे ताकि उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो 10%। आपने देखा कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है इतना, ओवरऑल उसको 10% प्रॉफिट कमाना है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। तो आपने देखा कि 1980 उसको टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए, ठीक है।
अब आपको पता है क्या कि टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए 1980 में एक तो 612 का और एक 432 का, मतलब 40 टॉयज तो उसने 612 के बेच दिए और उसके बाद 432 के वो 20 टॉयज बेच रहा है। तो आपने दोनों को जब घटा दिया, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको पता है, इसको जोड़ के 1044 आ गया। 1044 को अगर मैं 1980 से माइनस करूंगा तो कितना, 936। मतलब अब जो सेलिंग प्राइस आपके पास आना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 936। कितने टॉयज का, 40 टॉयज का। अब आपको पता है इस 40 टॉयज का कॉस्ट प्राइस कितना है, आपको पता है कि यार एक टॉय 18 का, 40 टॉयज कितने के हो जाएंगे, 720 के। कॉस्ट प्राइस ये आ गया, सेलिंग प्राइस ये आ गया। आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। प्रॉफिट कितना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 216। तो ये गया 30% आ जाएगा आपके पास भाई। 30% पे उसको रिमेनिंग जो कि 40 टॉयज है बेचने पड़ेंगे, तभी जाके उसको ओवरऑल प्रॉफिट 10% का होगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, हम कोसाइन रूल इसमें लगा लगा के थक गए, ठीक है। 2 बार ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, आप लोग खुद कर लेना। अब इसमें तो मैं आपको क्या ही कराऊँ, मतलब मैं 1 लाख बार ये चीज़ बता चुका हूँ और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मतलब गांठ बांध ले बिल्कुल। आंसर जरूर मैं आपको इसका बता दूंगा, पीछे वाले का भी बता देता हूँ। चलो, पीछे वाले का आंसर है 6√7 और इस वाले का आंसर है आपके पास 115.20। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने कर करके छोड़ दिया है क्वेश्चन। आपने देखा कि लक्की जो है स्पेंड करता है, स्पेंड मतलब खर्च देता है, मतलब एक्सपेंस जो है उसका या एक्सपेंडिचर जो है उसका वो कितना, 85%। कितने का, आपने देखा कि अपनी इनकम का वो 85% खर्च रहा है। आपने मान लिया कि इनकम भैया 100% होगी तो 85 उसमें से खर्च दिया, तो बचा कितना परसेंट, आपने देखा कि 15% बचा। अब आपने देखा कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना गया, 17:3। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंडिचर जो है बताना है कि कितना परसेंट इंक्रीज किया। क्वेश्चन में बोला है एक्सपेंडिचर बताओ कितना परसेंट इंक्रीज करा, मतलब x% अगर एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया और एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, मतलब ये पूछ रहा है कि एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज किया, कि अगर सेविंग इंक्रीज करी हो 60% और इनकम में इंक्रीमेंट आया हो कितना, इतना। तो आपने देखा ये एक्सपेंडिचर ये सेविंग जब अलग अलग बात कर रहे थे अलग अलग लिख लिया और इनकम लिखा हमने बीच में, क्योंकि इनकम जो एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ के बनता है, तो बीच में वैल्यू लिख दी। और एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना, 17:3। तो आपने देखा 60 में से 26 गए, कितना आ गया, 34। तो 17 की वैल्यू 34, तो 1 की वैल्यू 2, तो 3 की वैल्यू 6 हो गई। अब 26 में से आपको 6 घटाए तो 20% आए, मतलब यहाँ पे तो वैल्यू वैसे भी छोटी आनी है क्योंकि एक साइड बड़ी हो गई। तो अब 26 से छोटी वैल्यू आएगी, 26 से छोटी तभी आएगी जब 6 घटा देंगे। तो 20% जो है आपका एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको पहली बात तो एक चीज समझ आ रही होगी, क्या, सेक थीटा जो है वो कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक 41 जो है कोसेक 90 माइनस 41 जो कि कितना हो जाएगा, कोसेक 49। ये तो आ गया 1। अब आपने देखा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो इंडिपेंडेंट है ए से, तो ए को आप 0 मान लो। आपने मान लिया ए एंगल को 0, तो आपने देखा कोसेक 60 बचा और सेक 30 बचा। आपको पता है कोसेक 60 जो होता है वो सेक 30 के इक्वल होता है, तो ये तो 0, 0 + 1 कितना हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला एक सर्कुलर लॉन है, आपने मान लिया कि एक सर्कुलर लॉन है, कुछ ऐसा सर्कुलर लॉन होगा। इसका पैरामीटर दे दिया, पैरामीटर माने आपको पता है पैरामीटर होता क्या है, सरकमफ्रेंस। तो आपने देखा 2πr की आपको वैल्यू दी है कितनी, 1232। आर की वैल्यू आ गई 1232 और नीचे 2 22 7। तो आपने देखा 44 पे ये जाता है, 44 पे जाएगा। तो आप देखो वैल्यू कितनी आ रही है 44 पे, अगर मैं इसको काटूँ तो 2 और 8 आ जाएगा आपके पास। तो रेडियस कितनी आ गई आपके पास, 28 × 7, जिसको मैं कितना बोलूँगा, 196 मीटर। मतलब इसका जो रेडियस आ गया वो 196 मीटर आ गया। क्वेश्चन में बोला देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक 7 मीटर का वाइड पाथ है। तो मतलब ड्रॉ कर दो एक और सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा, ठीक है। 7 मीटर का वाइड पाथ है अराउंड द लॉन, मतलब पूरे में जो है 7 मीटर का वाइड पाथ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्वेश्चन में बोला इस पाथ का एरिया बताएं, बताओ इसमें क्या बताने का है, ठीक है। तो आपने देखा इस पाथ का एरिया कैसे आ जाएगा, पाई, ये जो कंप्लीट रेडियस है इसका स्क्वायर। तो ये कंप्लीट रेडियस मतलब आउटर सर्कल की रेडियस क्या बन गई आपके हिसाब से, 203 का स्क्वायर। मतलब बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया आपने,
ठीक है, अब इसका स्क्वायर ढूंढने के बजाय आप लोग क्या करें, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा तो a माइनस बी करें और a प्लस बी करें। ठीक है, अगर इसका देखने बैठोगे ना स्क्वायर तो बहुत लंबी टर्म बन जाएगी, जो कि आपने क्या करनी है निकाल के। ठीक है, तो 399 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई करूं तो 8778 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, मतलब आपको ना मजा आ जाएगा ये क्वेश्चन करके, इतना अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ना पूछे जाने चाहिए, इसमें सिर्फ ट्रिक लगी है, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल एबीसी है और ट्रायंगल डीबीसी है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और जो कॉमन हाइपोटेन्यूज शेयर कर रही है बीसी, तो मान लो ये वाला चीज हाइपोटेन्यूज हो गया तो मैंने इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो यहाँ पे बोल दिया मैंने ए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और फिर मान लो ये जो है डी है, तो ये डीबीसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों कॉमन हाइपोटेन्यूज शेयर कर रही है क्या, बीसी। उसके बाद आपको बोला है कि बीडी एंड एसी इंटरसेक्ट एट पी व्हेन प्रोड्यूस्ड, मतलब बीडी को हमने प्रोड्यूस किया आगे और एसी को प्रोड्यूस किया, तो वो क्या कर रही है, पी पे जाके मिल जा रही है। ठीक है जी, मतलब मिल रही है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के ना काफी तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या आपको बोला है, पहली बात तो लेंथ देख लो, पीए की लेंथ आपको बोली है 8 सेंटीमीटर है और पीसी की लेंथ आपको बोली है कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, उसके बाद आपको पीडी की लेंथ बोली है कितनी, 3.2 सेंटीमीटर है, और आपसे पूछिए कि भैया बीडी की ना लेंथ बताओ। अब ये बीडी की लेंथ तभी आएगी जब मुझे पीबी की लेंथ पता होगी। मैं बात ये बोल रहा हूं आप लोगों को, एक सेकेंड, ये थोड़ी खिचड़ी बन गई। ठीक है, बीडी की लेंथ पूछिए आपसे, तो बीडी की लेंथ तभी आएगी जब मुझे पीबी की लेंथ पता हो। पीबी की लेंथ तब पता होगी कि अगर मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर मान लूं, अगर मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर बना दूं, अगर मैं दो ट्रायंगल को सिमिलर बना दूं, कौन सी, एक तो छोटी ट्रायंगल है ट्रायंगल पीसीडी, और ट्रायंगल पीएबी को अगर मैं सिमिलर बना दूं तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। देखो कैसे, आप लोग क्या करें, आपने देखा ये 90 पी कॉमन है, तो आपने देखा कि अगर मैं ट्रायंगल पीडीसी की बात करूं वो किससे सिमिलर होगी, ट्रायंगल पीएबी से। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि दोनों ट्रायंगल में पी एंगल तो कॉमन आ गया, पी एंगल तो दोनों में कॉमन है, और पीडीसी जो है वो 90 डिग्री और पीएबी जो है वो भी 90 डिग्री है। तो आपने देखा बाय ए सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी, देखो नेमिंग करना ध्यान से रखना, आप ऐसा ना कर देना कि पीडीसी जो है वो पीबीए के सिमिलर होगी, क्योंकि पी के बाद पी जो है डीसी इस डायरेक्शन में है तो बीबी इस डायरेक्शन में है तो पीबीए हो जाएगा। नहीं, आपने देखना है कि पी एंगल कॉमन, दोनों साइड पी जो है सिमिलर पोजीशन पे होना चाहिए। फिर आपने देखा एंगल डी जो है 90 है और इधर एंगल ए 90 है, तो एंगल ए और एंगल डी की पोजीशन सेम होनी चाहिए, जो कि मिडल पोजीशन है। तो अब आप सिमिलरिटी की कंडीशन लगा दो, पी डी बाय पी ए और पी सी बाय पी बी। तो आपने देखा कि पी ए इंटू पी सी, पी बी इंटू पी डी, तो पी ए की लेंथ कितनी है आपके पास 8, पी सी की लेंथ है 4, पी बी की लेंथ आपको निकालनी है और पी डी की लेंथ आपको पता है कितना 3.2। ठीक है, तो आपने देखा कि ये तो 0.8 आ गया और ये गया 10 पे, तो पी बी की जो लेंथ आ गई आपके पास कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब पी बी 10 है, ये है 6.2, तो बची कितनी है बी डी 6.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका एक और हो सकता था। मैं क्या करता, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि यार अगर मैं इन चारों वर्टिसेस कौन कौन से पी ए सी और डी से होती हुई एक क्या करता हूँ सर्कल अगर मैंने ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने क्या किया, मैंने एक बार ट्राई करा कि यार मैं ना सर्कल ड्रॉ करके देखता हूँ, मैंने बी ए सी डी को मतलब वर्टिसेस को सर्कल के अंदर पास करा दिया, तो आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि मैंने यार इन वर्टिसेस से होते हुए एक सर्कल तो बना दिया, तो क्या ये वास्तव में सर्कल है? तो मैं चेक कर लेता हूं कैसे। मैंने देखा कि एंगल ए जो है वो कितना है 90 और एंगल डी जो है वो कितना है 90। आपको पता है कि सर्कल के अंदर ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें आमने सामने वाले का जोड़ 180 होता है। आपने देखा ये भी 90 ये भी 90, तो ये कितना हो गया टोटल 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। आपने देखा आमने सामने वाले एंगल का जोड़ जो कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर हुआ है, आमने सामने वाले का जोड़ 180, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में फुलफिल करता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में फुलफिल करता है। तो मैंने क्या किया, इस क्वाड्रिलेटरल के अगेंस्ट एक सर्कल बना दी जो चारों वर्टिसेस से क्वाड्रिलेटरल के पास होती हुई जा रही है। अब ये वास्तव में सर्कल है,
मतलब अब ये सर्कल एक प्रॉपर सर्कल है। तो आपने देखा BD जो है कॉर्ड है, AC जो है कॉर्ड है, एक्सटर्नली मिल रही है किस पे, A पे। तो आपको पता है फॉर्मूला होता क्या था, PC इंटू PA, PD इंटू PB। तो ये जो हमने फॉर्मूला बनाया, ये आप डायरेक्ट सीधा सीधा ये देख के कि आमने सामने वालों को जोड़ कितना हो रहा है 180, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि आपने देखा ये 90, तो सामने वाले के एक्सटीरियर, मतलब जो ये वाला एंगल है, एंगल A जो है चाहे कुछ भी होता है ये x, ये सामने वाले के एक्सटीरियर के इक्वल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है देयर आर सम स्टूडेंट इन अ कैंप एंड एवरेज वेट जो है वो 40 किलो है, ठीक है। एवरेज वेट 40 किलो है। आपने क्या किया, आपने मान लिया कि भैया सम चिल्ड्रन जो भी है ना, वो जो भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हमने उनको x मान लिया। एवरेज वेट है कितना 40 किलो, तो टोटल कितना हो गया, मतलब सम ऑफ वेट ऑफ सम स्टूडेंट कितना हो गया 40x। एवरेज से मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैंने x माने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोला है 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट कितना है 36 किलो, उन्होंने ज्वाइन कर लिया कैंप को। अब आपने देखा 5 चिल्ड्रन है, एवरेज वेट 36 किलो, तो टोटल वेट कितना हो गया उन 5 स्टूडेंट का, 36 इंटू 5 180 किलो। ठीक है, और ये जो है सम ऑफ द वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, पहले थे x, अब कितने हो गए 5। अब ये जो है आपका एवरेज आ गया, ठीक है। अब एक और चीज बोली है उसने क्या, और अगर 5 चिल्ड्रन जिनका एवरेज वेट इतना है लीव कर दे कैंप को, या तो ऐसा हो कि ज्वाइन कर ले या ऐसा हो कि लीव कर दे। आपने देखा कि टोटल वेट कितना 40x। अब इस टोटल वेट में से 5 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनका एवरेज वेट इतना 43.2 एवरेज वेट है, तो टोटल कितना हो जाएगा इतना। ये लीव कर गए, लीव कर गए तो आपने माइनस कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने रह गए x माइनस 5। अब इन बोथ केसेस, ये वाले केस और ये वाले केस में एवरेज वेट जो आया ये क्या है सम ऑफ वेट, ये क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये सम ऑफ वेट, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दोनों की जगह मतलब दोनों जगह जो एवरेज वेट आया है, क्वेश्चन में बोला एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन इन बोथ केसेस इज इक्वल, मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। अब आपको बोला है क्या, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन अ कैंप इनिशियली, मतलब x की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपने देखा 40x प्लस 180, ये कितना हो गया x प्लस 5, और 40x और 43, और अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो आप देखेंगे कि ये 216 हो जाएगा x माइनस 5। देखो पहले तो मैं इसको ना 4 पे काट देता हूँ, तो मैं अगर कॉमन लूँ 4, तो आपने देखा अंदर बचा 10x और यहाँ पे बचा कितना 45, नीचे क्या बचा x प्लस 5। और अगर मैं इधर 4 कॉमन लूँ तो आपने देखा 10x माइनस 108 और 54 और x माइनस 5, तो आपने देखा कि 4 से 4 गया। अब आपके पास क्या बचा 10x प्लस 45, 10x माइनस 54। देखो और जो होंगे पढ़ाने वाले आप लोगों को, जो भी टीचर्स वगैरह जो भी, वो क्या करेंगे, वो ना आपको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और ऑप्शन से अगर आप इवेलुएट करने लगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, हम ना इसमें ना तो ऑप्शन से जाते हैं, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी ऑप्शन से, और ना मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बनाता, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मतलब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, आप ना आपने देखा ये ना 10x है, आप क्या करो नीचे भी 10x बनाओ और फिर इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाओ। आपने देखा कि ऊपर क्या है 10x प्लस 45, नीचे क्या है 10x माइनस 10x प्लस 50, ऊपर क्या है 10x माइनस 54 और नीचे क्या है 10x माइनस 50। आपने क्या किया भैया, कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाना आपने शुरू कर दिया। तो आपने देखा पहले तो ऊपर कितना आ गया 20x, अप्लाई कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। आपने क्या किया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया पहले, फिर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया, तो आपने देखा कि माइनस डिनोमिनेटर करूँगा 10x से 10x जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, चलो ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि इधर साइड आपने न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया तो 20x माइनस 104 हो गया, और 10x माइनस 54 माइनस 10x प्लस 50 आ जाएगा तो माइनस 4 हो गया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब करना क्वेश्चन आसान है। आपने क्या किया, 4 को इधर ले गए, 5 को इधर ले गए, तो आपने देखा 80x प्लस
380 इक्वल टू 100x माइनस 520। तो अब जो है मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक नाम की चीज़ नहीं बनी, क्योंकि फैक्टर बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं कई बार, तो भैया उससे बचना है अपने लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन बोला है द टू डू अ सर्टेन वर्क, किसी काम को करने के लिए एफिशिएंसी दे दी किस किस की, एक्स और वाई के। आपको पता है जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही वन डे वर्क का रेशियो होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क। आपको बोला है क्या कि अगर वो दोनों साथ में काम करें, कौन कौन, एक्स और वाई, तो उसी काम को 70 दिन में खत्म कर देंगे। पहले तो आपने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकला, आपने देखा नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं आपको कितना, 70, और एक दिन में कितना काम कर लेते हैं एक्स और वाई। आपने देखा कि ये जो एफिशिएंसी का रेशियो है यही वन डे वर्क का रेशियो है। तो एक दिन में एक्स जो है 5 काम कर लेता है, वाई जो है 7 काम कर लेता है, टोटल मिला के दोनों कितना काम कर लेते हैं एक दिन में 12, और इनको 70 दिन काम खत्म करने में लगते हैं। तो आपने देखा एक दिन में 12 काम किया तो 70 दिन में कितना काम कर लेंगे, 144, मतलब 144 जो आपका टोटल वर्क है। चलो मान लिया। क्वेश्चन में बोला है एक्स जो है स्टार्टेड द वर्क अलोन और काम छोड़ देता है 42 दिन बाद। आपने देखा कि x जो है एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 42 डेज में कितना काम कर देगा। आपने देखा कि भैया 210 काम कर देगा वो। तो अब उसने 42 दिन में 210 काम करके काम छोड़ दिया। 840 टोटल काम है जिसमें से 210 x ने कर दिया, तो y के जिम्मे कितना बचा, 630। अब y अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना, 630, कितने टाइम में कर देगा y। तो आपने देखा एक दिन में y कितना काम करता है, 7, तो 630 काम वो कितने दिन में कर देगा। तो आपने देखा भैया 90 डेज लेगा और काम को ठा कर देगा। अब ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। आपने देखा 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। 3 वेरिएबल अगर आपको सॉल्व करने हैं कभी भी, तो आपको 3 इक्वेशन तो रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल आप कैसे निकाल दोगे, मतलब यहाँ पे एक वेरिएबल फालतू दिया है, आप उस वेरिएबल को 0 मान लो। आपने क्या किया, z को 0 मान लिया। अब क्या हुआ, आपके पास एक प्रॉपर सी सिचुएशन आ गई कि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, -3xy, और आपको 74 वैल्यू आ गई। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 2 को मैं काट दूं पहले तो 37 आ गया, और इधर कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 - 3xy आपको दे दिया कितना, 37। तो -3xy की वैल्यू आपके पास 33 आ गई। तो xy की वैल्यू कितनी आ गई, -11। अब क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तभी आता है ना जब आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता होती है। एक्स इंटू वाई की वैल्यू पता होना बड़ा जरूरी था आप लोगों के लिए। ठीक है, और ये 3xyz 0 हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि z अगर 0 है तो मल्टीप्लीकेशन में है। अब क्या करो, आपने यहाँ स्क्वायर कर दो। आपने किया लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर, तो ये आ गया। राइट हैंड साइड में स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 4 - 2xy, तो 22 + 4 26 आ जाएगा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है एक बंदे ने 30,800 रुपये जो है 10% के हिसाब से 3 साल के लिए ब्याज पे लिए। इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली है। फिर उसने क्या किया, 2 साल बाद उसने 13,268 रुपये चुका दिए। अब उसको 3 साल बाद कितना पे करना है ताकि उसका जो डेप्ट है, जो लोन है, वो क्लियर हो जाए, जो उधारी है उसकी वो क्लियर हो जाए। एक्स की वैल्यू पूछी है। ठीक है, मतलब उसने 3 साल के बाद एक्स अमाउंट पे किया ताकि उसकी उधारी क्लियर हो जाए। एक्स की वैल्यू पूछी है, मतलब वही वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आपने पहले तो 2 साल का ब्यौरा बनाया। आपने देखा कि यार 30,800 रुपये जो है प्रिंसिपल है, रेट कितना है, 10%। तो आप यहाँ पे देख लो कि पहले तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ, 3 साल का नहीं, सॉरी 2 साल का। पहले तो 2 साल का देखोगे ना, क्यों, क्योंकि 2 साल का इसलिए देखना है क्योंकि 2 साल के बाद तो वो कुछ पैसे वापस कर देता है, तो उसके बाद प्रिंसिपल जो है अलग रह जाएगा। आपने देखा कि पहले साल का ब्याज कितना आएगा, आपको पता है कि प्रिंसिपल पे ब्याज आना है पहले साल, तो 30,800 का ब्याज कितना हो गया, 3,080 रुपये। दूसरे साल प्रिंसिपल का ब्याज
प्लस ब्याज का ब्याज, तो आपको पता है कि 3080 का 10% कितना होगा, 308। तो आपने इसका टोटल कर लिया। आपने जब टोटल किया तो आपने देखा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल में कितना आ गया। आपने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 2 साल में आपके पास आ गया 6468। प्रिंसिपल है इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना, तो अमाउंट कितना बन गया 2 साल बाद। तो आपने देखा अमाउंट जो है वो 30,800 में 6468 जोड़ा है, तो आपने देखा 37268 जो है आपके पास अमाउंट आ गया। अब ये जो अमाउंट है ये 2 साल बाद उसका बन चुका है कि ये उसको 2 साल के बाद चुकाना है। उसने क्या किया, इसमें से 13,268 रुपीज उसने चुका दिया। तो अब बचा कितना, 24,000। अब ये 24,000 जो है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब ये जो 24,000 है ये तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। अब उसको क्या करना है, इस 24,000 पे तीसरे साल 10% ब्याज देना है। ठीक है, तो आपने देखा कि 10% ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप देख लो कि अमाउंट ही निकाल लो ना आपकी बार तो सीधी। तो आपको पता है प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि कितना है 10% बाय 100। या फिर छोड़ो, आप लोग इससे कंफ्यूज होगे, जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने देखा क्या कि अब जो प्रिंसिपल बचा है वो कितना बचा, 24,000 तीसरे साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%। तो आपने देखा कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास आया या आपके पास इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 2400। तो अब आपने देखा कि इतना चुकाना था और इतना तीसरे साल का ब्याज पड़ गया, तो उसको 3 साल के बाद चुकाना कितना है, 24,000 में जब आपने 2400 ऐड किया तो 26,400 रुपये ऐसे हैं जो उसको चुकाने हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो आपने देखा कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया, एलसीएम ले लिया 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो a माइनस बी ए प्लस बी आपने किया मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया 4 सेक थीटा। तो आपने देखा कि 2 ये कितना बना कॉस स्क्वायर थीटा, 4 सेक थीटा को भी आप कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं। तो आपने देखा कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई आपके पास 1/2। तो थीटा कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। थीटा जो है आपके पास कितना 60 डिग्री हो गया। और आप चेक भी कर सकते थे 30 60 90 रख के आपकी वैल्यू आ जाती। अब ये कॉट 60 कितना होता है 1/√3 और कोसेक 60 कितना आता है 2/√3, तो 3/√3, और अगर मैं इसको काट दूं तो ये √3 आ जाएगा। तो √3 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। 72 का डिविजिबल है, मतलब 9 और 8 जो है इसके फैक्टर बनेंगे 72 के, मतलब ये नंबर 9 पे भी जाना चाहिए, 8 पे भी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा 8 72 ही एक ऐसा नंबर है जो 8 का डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 जो है 8 पे गया तो 8 कम 8 और नीचे कितना बचा 72, तो यहाँ पे 2 ही आएगा। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे 8 9 x 6 4 2 8 7 2, तो आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी 9, और 6 और 4 10 18, और फिर 8 7 15, 2 17 और 2 19। 19 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि जो मल्टीपल आ जाए, तो 19 में मुझे 8 जोड़ना पड़ेगा, मतलब x की वैल्यू जो आपके पास 8 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, आपसे पूछा है ये, तो 3 × 8। और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, CGL 2020 में भी 3-4 बार पूछा गया, तो ये HW था, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। क्वेश्चन में बोला है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल है एक ABC, इसमें जो एंगल A है इसका एक बाइसेक्टर है, तो आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। BC में मिलता है D पे जाके, ठीक है। AB की लेंथ दे दी आपको AC की लेंथ दे दी, आपको BC की लेंथ दे दी, आपको बोला है क्या CD बताएं।
आपको बोला है सीडी बताएं। सीडी बताने का मतलब वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओ। आपको पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी। तो आपने देखा ए बी की वैल्यू कितनी 12, बी ए सी की कितनी 15। तो आपने देखा कि बी डी रेशो डी सी कितना हो जाएगा, मतलब बी डी और डी सी का रेशो कितना हो गया 4:5। तो आपने देखा बी डी और डी सी को जोड़ के रेशो के हिसाब से कितना हो जाएगा, बी सी की वैल्यू आ गई, बी सी जो आएगा वो बी डी और डी सी को जोड़ के आएगा, मतलब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4 + 5, जो कि बी डी और डी सी का रेशो जोड़ के आया। रेशो के हिसाब से बी सी की वैल्यू 9 आ गई और सेंटीमीटर के हिसाब से 18, तो एक की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया सी डी बताओ, मतलब 5 की वैल्यू पूछी है तो 10 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको इतने आसान तरीके से करा दूंगा, मतलब आपको ना मजा आ जाएगा कि भाई मैं पढ़ा था तो किससे पढ़ा था। देखो मतलब आपको इसमें लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने की जरूरत नहीं है, कहीं टीचर निकलवाएंगे। आपको इसमें कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन मैं आपके लिए बना दूंगा। देखो 2 स्टेप में करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो वैसे तो लेंथ और वगैरह अगर निकालनी पड़ जाए तो भाई मौत को राम राम करने वाली बात है, ठीक है। मौत को राम राम इन द सेंस कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करना, और हम तो वैसे ही बड़े समझदार हैं, ठीक है। आपने देखा ट्रेन जो है रन कर रही है इतने की स्पीड पे, एक मैन को क्रॉस करती है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है 12 किलोमीटर/आवर की स्पीड पे, कितने टाइम में 18 सेकंड में, ओके। फिर देखा एक विमेन को पास करती है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ओके, 12 सेकंड में उसको पास कर देगी। स्पीड ऑफ वुमेन पूछा। देखो आपने एक चीज देखी, क्या आपको पता है कि भाई स्पीड जो होती है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये सिर्फ मैं लिख के बता रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना एग्जाम में, ठीक है। स्पीड जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो टाइम भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड हो जाएगा। आपने देखा कि जब वो मैन को क्रॉस कर रहा था, ठीक है, जब वो मैन को क्रॉस कर रहा था तो टाइम कितना लगा उसको 18 सेकंड, और जब वो वुमेन को क्रॉस किया तो टाइम उसको कितना लगा 12 सेकंड। आपने देखा जब उसने मैन को क्रॉस किया या पास किया तो टाइम लगा 18 सेकंड, वुमेन को पास किया तो टाइम कितना लगा 12 सेकंड। आपने देखा टाइम का रेशो कितना आ गया 2:3। टाइम का रेशो 2:3 आ गया तो स्पीड का रेशो इनवर्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टाइम का जो रेशो है आपके पास कितना आया 18:12, 3:2 आ गया। तो टाइम का रेशो मैन और वुमेन को क्रॉस करने का 3:2 आ गया, तो स्पीड जो है उल्टी हो जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी 2:3। यहां तक समझ आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपने देखा कि स्पीड का रेशो 2:3 है। अब आपको पता चल गया क्या कि ट्रेन ने जब मैन को क्रॉस किया, ट्रेन ने जब मैन को क्रॉस किया तो स्पीड क्या रही होगी। आपको पता है कि यार दोनों जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर/आवर, मैन की स्पीड है 12 किलोमीटर/आवर। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड जो है माइनस हो जाएगी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपके पास रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई 36। मतलब जब मैन को क्रॉस किया था तो रिलेटिव स्पीड जो थी वो कितनी थी 36 किलोमीटर/आवर। तो 2 की वैल्यू 36 किलोमीटर/आवर, 1 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 54 किलोमीटर/आवर। अब आपको एक चीज यहाँ पे देखनी है कि ये 54 किलोमीटर/आवर है। अब इसमें ट्रेन की भी स्पीड है, वुमेन की भी स्पीड है। ट्रेन की स्पीड कितनी है 48 किलोमीटर/आवर। विमेन की स्पीड अब की बार ऐड होने वाली है। क्यों ऐड होने वाली है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में जब वो आएगा तो रिलेटिव स्पीड जो है वो जुड़ती है। तो आपने देखा 48 में मैं क्या ऐसा जोड़ूं जो कि मेरा 54 आ जाए, तो आपने देखा 48 में 6 जोड़ने पड़ेंगे। हाँ, यही स्पीड ऑफ विमेन है। इतना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन। और ऐसा मत करना कि मैन की स्पीड आ गई ये और विमेन की स्पीड आ गई ये। तो आपने देखा स्पीड का रेशियो आ गया, तो मैन की स्पीड थी 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6 और 3 की वैल्यू 18, ये जो है विमेन की। आपको ये भी देखना है कि ट्रेन भी रन कर रही है, और फिर आपको ये भी चीज चेक करनी है क्या कि जब सेम डायरेक्शन में था जब मैन को क्रॉस किया और अपोजिट डायरेक्शन में था जब विमेन को क्रॉस किया। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो इसको आपको रिलेटिव स्पीड के लिए कंपेयर करना है, और रिलेटिव स्पीड के लिए कंपेयर करोगे तो आपकी वैल्यू बड़े आराम से आ जाएगी। मजा आया हो तो एक कमेंट कर देना अच्छा था कोई, ठीक है। क्वेश्चन बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट गॉट मार्क्स लेस देन 60। आपने देखा 0 से 15 मार्क्स, 60 मार्क्स मतलब यहां तक जिन स्टूडेंट के मार्क्स आए पीछे 60 मार्क्स से कम, ठीक है। तो आपने देखा 0 से 15 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट के, आपने देखा ये जो है स्टूडेंट है 8 है, ये जो स्टूडेंट है 14 है,
ये जो स्टूडेंट है 25 26 27, ये 28 स्टूडेंट है और ये 30 स्टूडेंट है। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 28 और 8 36, 36 और 14 50, 50 और 30 कितना हो गया 80। 80 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स लेस देन 60 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, अब आप लोग यहाँ पे लिखोगे कितना 32 सॉरी, और यहाँ पे लिखोगे कितना आप 16, फिर आप जोड़ोगे कि यार 32 16 48, पीछे कितने थे 80, दोनों को जोड़ा 128। तो आप इक्वेशन ही पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं कितने। आपको इनको जोड़ के भी आपके पास 128 आ जाएंगे, पर जोड़े क्यों भाई, क्यों जोड़े। ठीक है, तो ये आ गया भाई 8 पे जाएगा क्या, हाँ 8 पे गया। तो आपने देखा 1 और 48, 8 6 48, तो 1000 बाय 16% आ गया आपके पास। तो 25 4 और 25 3, तो 1000 बाय 16 अगर मैं करूं कितना आ जाएगा, एक सेकेंड लेट मी चेक। 62.5 इज द करेक्ट आंसर। तो 62.5 जो है आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बोला था रेशो ऑफ द रेशो ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल। अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो इससे डिनोट हो रही है, सेल्स ऑफ फिनिश गुड इससे डिनोट हो रहा है। तो 2013 से टोटल, द रेशो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर 2013 से 2015, ठीक है। और टोटल सेल्स ऑफ फिनिश गुड जो है इससे डिनोट हो रहा है, तो ये 2014 से 2016 2017। तो आपने देखा कि 250 में 350 जोड़े तो कितना आ गया भैया 600, 925 आ गया रेशो। 475 1075 में 525 जोड़े तो कितना आ गया 1600। तो ये पहले तो जाएगा, देखते हैं 37 रेशो 64 आ जाएगा, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। What is the sum of the average number of student enrolled for vocational course in Institute B? Institute B में 2014, 2015 और 2017 इनका एवरेज नंबर का जोड़ प्लस एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ई इन 2013 एंड 2018। तो आपने देखा पहले तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, आपने देखा 105 में अगर 145 जोड़ूँ तो कितना बनता है 250 का आधा क्यों किया, एवरेज निकाला। एवरेज जो है 2 साल के लिए है तो बाय 2 कर दिया, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए बाय 2। तो ये कितना हो गया, सम ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन वोकेशनल कोर्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना आ गया आपके पास एवरेज 125। इनको अगर आपने जोड़ा तो 132, 138 और 142 बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 405। तो 405 बाय 3 कितना हो गया आपके पास 135। इन दोनों का जोड़ बताना है, 135 और 125 का जोड़ कितना हो जाएगा 260, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्स इन इंस्टीट्यूट ABD इन 2015 is what percentage more than total number of student enrolled in institute C and E in 2018। तो आपने देखा ये तो हो गया 280, और अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये हो जाएगा 260 390। तो कितना ज़्यादा है इससे, आपने देखा 110 ज़्यादा है किससे 280 से। तो 110 ज़्यादा है 280 से, तो आपका जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा 28%। तो ये 39.3% है, ठीक है, राउंड ऑफ करके। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नो जो भी तैयारी कर रहा हो कमेंट कर देना, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।